साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग का जीके जीएस का सीरीज चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा था और हमारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है दोस्तों। ठीक है, किस फॉर्मेट में रहता है? एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महिला वर्ग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? तो महिला वर्ग हो जाएगा, आंसर होगा महिला वर्ग। ठीक है, देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1992 में। ठीक है, जो भी ये लागू किया गया है वो क्यों लागू किया गया है? तो महिला में राजनीतिक को भागीदारी बढ़ाने के लिए। ठीक है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। बहुत सारे राज्यों में इसको 50% तक भी आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बिहार हमारा जो राज्य है, ठीक है, बिहार में कितना परसेंट है महिला सीट? बिहार में आपका 50% है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा और कब लागू किया गया था? तो ये 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? ऑप्शन है हमारा 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, या फिर 6 माह के अंदर किंतु 1 वर्ष के अंदर, 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 माह के अंदर। ठीक है, देखिए अगर पंचायत विघटन हो जाता है, ठीक है, मतलब वक्त से पहले 5 साल से पहले, तो उसको 2 माह के अंदर क्या करना है? चुनाव करवाना आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि जो पंचायत के बारे में है। ठीक है, पंचायती राज संस्थान जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, थोड़ा बताइएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक आपका क्या है? 243 के ओ तक आपका पंचायती राज है। ठीक है, और नगर निकाय पूछ दिया तो कितना होगा? तो नगर निकाय में आपका आता है, नगर में आपका हो जाएगा 243 से 43 के पी से 243 के जेड जी तक। ठीक है, देखिए साथियों, इसमें कितने विषय हैं? ठीक है, पंचायती राज संस्थान में पंचायत में कितने विषय होते हैं? ठीक है, तो पंचायत में आपके 29 होंगे। ठीक है, और नगर में आपके कितने होंगे? नगर में 18 होंगे। ठीक है, एक जगह से कितने फैक्ट हम लोग क्लियर किए? एक तो 2 माह के अंदर कराना है, 29 विषय, आर्टिकल कौन सा है नगर निगम का इसका। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं? ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? देखिए ये आ ही गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना बताएं अभी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका 29 होगा। ठीक है, ये जो संविधान संशोधन है वो कौन से संविधान संशोधन में था? तो 73वां में था। ठीक है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? देखिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, सिद्धराज गुड्डा, राजीव गांधी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका जो प्रबल ये जो लिखा है ना, थे तो सभी, लेकिन आंशिक रूप से सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, और गांधीवादी विचारधारा के तहत आर्टिकल 46 में
पंचायत के बारे में आपको प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये गांधीवादी विचारधारा के बारे में है। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा है? नगरपालिकाओं से संबंधित। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 2011, 71वां संविधान संशोधन 1992, या 69वां संविधान संशोधन 1993, या फिर 74वां संविधान संशोधन 1992। तो देखिए, नगर वाला क्या था? 73वां। ठीक है, जो कि आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, और ये था 74वां, और दोनों कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन 92। देखिए, ऑप्शन के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या था? देखिए, 97वां संविधान संशोधन जो था वो सहकारिता के लिए था। किसके लिए था? सहकारिता के लिए। ठीक है ना, सहकारिता। सहकारिता समझते हैं? देखिए, सहकारिता वही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे जीविका वीविका ये सब है ना। सॉरी, माइक गिर गया। ठीक है, हाँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो, जैसे जीविका है, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं आजकल बिहार में या फिर अलग अलग अन्य देशों में, वो सब होंगी आपके इसके अंतर्गत। ठीक है, देखते हैं अगले ऑप्शन को। 71वां संविधान संशोधन पिछले क्लास हमारे देखे होंगे तो आपको बताए थे भाषा के बारे में था। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन आपके भाषा के बारे में था, और उसमें कौन कौन से भाषा थे? ट्रिक बताए थे आपको, न, म और क। न से नेपाली, ठीक है, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है, और ये 69 जो था आपका वो दिल्ली के प्रशासनिक से संबंधित था। ठीक है, ये 69 संशोधन था, वो था किससे संबंधित? तो दिल्ली से संबंधित था, दिल्ली के प्रशासनिक सुधार से संबंधित है एक्चुअली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए, वरीयता क्रम के हिसाब से कौन कौन सा इसमें है जो कि सबसे पहले और सबसे पहले उसके बाद है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके पहले पर होंगे। ठीक है, तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, और राज्यों के राज्यपाल ये भी नहीं होगा। देखिए, ये दोनों में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इसमें हो गया भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आएंगे अभी। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के बाद इनका ये होता है। ठीक है, वरीयता क्रम। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल आएंगे। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, क्योंकि उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, जो कि सबसे ऑप्शन के हिसाब से सबसे पीछे आएंगे, और यहाँ पर आपका राज्यों के राज्यपाल है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आएंगे। ठीक है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, और ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसलिए वो मुख्यमंत्री सबसे पीछे आएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा की 443 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? ठीक है, तो देखिए, 71 है, 75 है, 77 है, 84 है। ठीक है, तो ये 84 सीटों को क्या किया गया है? आरक्षित किया गया है, और ये हमको लग रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था उसी वक्त से है। ठीक है, देखिए, और इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? तो ये आर्टिकल कल ही बताए थे आपको, कल बताए थे, इसीलिए रोज वीडियो देखिएगा, रोज वीडियो देखिएगा, आपको अगले प्रश्न में आपको सहायता करेगा दोस्तों। ठीक है, और आपको याद होगा, इसीलिए मैं रिपीटेड फॉर्म में आपको बताते रहता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये है एससी का सीट। ठीक है, और इसी में एसटी का कितना % आरक्षित है? तो एसटी का आपका आरक्षित है 47। ठीक है, 47। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? ठीक है, तो जो
51-52 में जो चुनाव हुआ था हमारा, ठीक है, प्रथम लोकसभा का चुनाव, उसमें कितने राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, ठीक है, तो वो 7 राजनीतिक दल थे, और जिसमें सबसे प्रमुख कौन था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? जैसे मान लीजिए कि कोई रिटायर्ड हो गया, ठीक है, तो वो कौन सा सेवानिवृत्त पदाधिकारी होगा जो कि अब किसी भी सरकार द्वारा जो अधीन पद है उन पर अब उनको नहीं नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये एक बार रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये किसी भी पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहेगा आपको तो 124, और हाई कोर्ट का अगर पूछ दिया कोई, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किसका है, तो 2 को आगे कर दीजिएगा और 1 4 को पीछे कर दीजिएगा। ठीक है, तो 214 है। ठीक है, इसको आपको पता ही है 76 आर्टिकल के तहत, और ये आपका और ये है आपका कंट्रोलर जनरल सीएजी आपका 148। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कितना होगा? ये हो जाएगा 309। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 85, 97, 100 या 93। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 93। देखते हैं हम लोग सारे ऑप्शन को डिस्कस करके कि कौन सा किस आर्टिकल से संबंधित है। बता दे रहा हूँ इसलिए, देखिए एक क्वेश्चन है लेकिन बता रहा हूँ 4 आपको। ठीक है, तो संसद के विशेषाधिकार इसमें आते हैं। ठीक है, संसद के विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, विशेषाधिकार। ठीक है, और 97 आपको बताया है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियाँ, और ये आपका निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट। कौन करता है कास्टिंग वोट? जब वोट समान हो जाए तो कौन कास्टिंग वोट करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें पूरा डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष, वो अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही लोग क्या करते हैं, इसको चुनते हैं। ठीक है, और एक और इससे क्वेश्चन पूछता है कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और तब तक बने रहते हैं जब तक कि नया सरकार की पहली बैठक ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये बने रहते हैं। और ये जो प्रावधान है वह प्रावधान आर्टिकल आपको 94 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 में इनका पद है, और ये प्रावधान जो है जो अभी बताएं वो आपको 94 में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, समझ गए?
नहीं समझे हैं तो फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग समझिएगा, या फिर वीडियो का थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, या फिर पिछला क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हम लोग। हाँ देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, दूसरा है ए, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में वक्तव्य नहीं दे सकेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसका आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, कौन सा? निम्न सदन। अगर आप उच्च सदन के, उच्च सदन निम्न सदन समझ रहे हैं ना क्या होता है? उच्च सदन मतलब होता है राज्यसभा। ठीक है, उच्च सदन का मतलब क्या होता है? देखिए, हाँ, उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा। ठीक है, देखिए, कभी हिंदी कभी इंग्लिश में लिखने का आदत है, इसीलिए इंग्लिश में लिखा रहा है। इसको कहते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उच्च सदन। ठीक है, इसको कहते हैं उच्च सदन, और इसको कहते हैं निम्न सदन। ठीक है, इसको कहते हैं निम्न सदन। ठीक है, इसलिए निम्न नहीं कहते कि निम्न है, ठीक है ना, और ये उच्च है। ठीक है, इनका जो कार्य है अलग अलग है। ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, उच्च सदन कभी भी आपको भंग नहीं होंगे, और इसके जो 1/3 मेंबर है वो हर एक 2 साल पर क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। और ये जो है निम्न सदन जो कि लोकसभा है, हर एक 5 साल पर क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रावधान किया गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के अंदर उनको निम्न सदन का ये करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये आर्टिकल नंबर कितने में है? आर्टिकल हम आपको इसलिए बताते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और एग्जाम में आर्टिकल ही पूछता है। 75 के 5 में ये प्रावधान है, और सिर्फ प्रधानमंत्री पूछेगा प्रधानमंत्री का पद किस में है, तो ये 75 में है। ठीक है, 75 में प्रधानमंत्री का पद है। ठीक है, बाकी चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, अब जब पॉलिटी का थ्योरी का क्लास होगा तो उस वक्त हम लोग बहुत अच्छे से और एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे। और आप लोग को बता दूं कि हम लोग का अभी मैंने एक बोर्ड बनवा लिया है। ठीक है, और उसको देखते हैं व्यवस्था करके, और तब मैं आपको सामने से बोर्ड पर दिखता हुआ नजर आऊँगा। और सबसे पहला जो क्लास हम डिसाइड किए हैं कि क्या पढ़ाया जाए, तो सबसे पहला क्लास मैं सोचा हूँ कि आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हर एक वीडियो से 20 मिनट के 30 मिनट के वीडियो में आपको बताने की प्रयास किया जाए। इसलिए आप लोग चैनल को शेयर कीजिएगा लोगों के पास, और जोड़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और जैसे यहाँ पर आपको डिटेल बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा डिटेल वहाँ पर डीप में बताऊँगा। अगर आप बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सजेस्ट कीजिएगा आप भी, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री अभी आपको बोले हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपको आएंगे 75। ठीक है, देखिए, ये आपका जो 61 है, ये राष्ट्रपति के महाभियोग से है। ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अगर उनको असंवैधानिक करार किया गया या फिर संविधान से असंवैधानिक अपने पद का गलत इस्तेमाल किए, तो उसके लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को अभी इस महाभियोग की प्रक्रिया में नहीं लाया गया, और किसी को हटाया नहीं गया जब से देश आजाद हुआ है। ठीक है, 70 में अस्थायी प्रावधान है। ठीक है, अस्थायी प्रावधान। ठीक है, अस्थायी प्रावधान किए गए हैं। छोटा छोटा मैं इसलिए बताता हूँ ना कि आपको दिमाग में क्लिक करे, है तो ये पूरा डिटेल, ठीक है ना, लेकिन छोटा छोटा मैं बताता हूँ। अभी 85 बता दिए हैं, क्या है? संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या राष्ट्रपति होता है? तो आपको पता है
कि राज्यसभा का सभापति कौन कौन होता है, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन है, उपराष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल का अंतर्गत होते हैं कि ये राष्ट्रपति के ये जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे, तो ये आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और पद अगर इनका कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा तो वो आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति जब अनुपस्थित होते हैं तो आपके उप सभापति इसके क्या कर सकते हैं, अध्यक्षता करेंगे, किसका, तो राज्यसभा का। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। लोकसभा और राज्यसभा की में गणापूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी है। आप कोरम समझते हैं क्या होता है, किसी भी बैठक करवाने के लिए जो मिनिमम मेंबर की ज़रूरत होती है ना, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्लास चला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 50 लड़के हैं और मैंने एक कोरम फिक्स कर दिया कि कम से कम उसके 1/10 रहेंगे बच्चे, यानी कि 5 बच्चे रहेंगे तभी क्लास चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो 1/10 कोरम होता है, कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए, तब जाकर संसद चलेगा और नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी बैठक होगा नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और ये जो प्रावधान किया गया है ये गंभीरता को देखते हुए किया गया है, नियम के देखते हुए किया गया है कि आप सिंसियर रहिए, आप क्षेत्र में नहीं घूमते रहिए। ठीक है, तो संसद में कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी बैठक होगी तो आपको 1/10 मेंबर होने चाहिए तभी बैठक होगी वहाँ पर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, समझ गए कोरम क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। देखिए, तारापुर समिति, राधाकृष्णन समिति, स्वर्ण सिंह समिति और बलवंत राय समिति। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी मैंने इस प्रश्न को लिया था और डिस्कस किया था। अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, ये होगा स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है ये आया कब था, तो आपको पता होगा अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो। देखिए, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, यानी संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको लाया गया था। ठीक है, और इसमें जो कर्तव्य लाया गया था वो कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस के सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य शुरू में आपको लगाए गए थे, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, जोड़ा गया, और वो कब जोड़ा गया था, तो वो आपको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, और वो था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा देना आपका अनिवार्य है। ठीक है ना, जैसे आप ही के बच्चे हैं, ठीक है, आप 6 से 14 साल के अंदर हैं तो उनको बेसिक शिक्षा देना हर एक गार्जियन का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जरूरी नहीं कि लागू हो, लेकिन मान लीजिए कि सरकार हमको अगर मौलिक अधिकार देती है तो हमारा भी कोई कर्तव्य है कि हम भी सरकार के प्रति और देश के प्रति अपना कर्तव्यों को निर्वहन करें। ठीक है, इसीलिए मौलिक कर्तव्य को बाद में कंसीडर किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग है, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार तो खुद अपने आप में क्या है, इसका भाग है, भाग 3 में आता है। ठीक है, और ये आपका आता है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए ये वाद योग नहीं है। अब क्यों नहीं है तो आपको बता दूं मैं। ठीक है,
सरकार के पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं ना, ठीक है, उस संसाधन के हिसाब से लोगों की दशा दिशा को बदलने में की सहयोग करेगा। लेकिन ये इसको आप ले जाकर कोर्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं करवा सकते हैं कि नहीं मुझे ये अधिकार मिला है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं ना, कोर्ट में आपको जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत रोजगार आता है, ठीक है, लघु उद्योग आता है, समान काम का समान वेतन आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, सरकार को लागू करना चाहिए और सरकार अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, लागू करता है। और इसी चीज़ को घोषणा करता है सरकार, समझिए बात को, जब अभी चुनाव आने वाला है तो घोषणा करता है सरकार, लेकिन वो लागू करेगा कि नहीं करेगा इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि लोग इसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपने पिछला साल जो घोषणा किया था वो आपने पूरा नहीं किया, तभी आपको वोट नहीं देंगे। जैसा कि मान लीजिए कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि 15 लाख आएंगे, ठीक है, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब। तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और इसको लेकर आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं उनको कि आपने बोला था, आपने किया नहीं, ठीक है। ये आपका वाद योग नहीं है, ठीक है, इसको कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। समझ गए दोस्तों। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ठीक है। स्वतंत्रता न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति के इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। तो जैसे कि आपको अभी बताए हैं पिछले ही क्वेश्चन में कि सरकार के पास जितने उपलब्ध संसाधन रहेंगे उसी के हिसाब से लोगों के बीच क्रियान्वयन करने का ये कार्य करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में उतना कुछ है नहीं, ठीक है, जो कि पिछले प्रश्न में हम बता दिए हैं, ठीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? देखिए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं? तो ये आपके मौलिक अधिकार है। ये जितने भी आर्टिकल है ना वो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसको अगर ये आपको जन्म से ही मिलते हैं, ठीक है, और ये अधिकार के साथ आपका कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर बिल्कुल केस कर सकते हैं और बिल्कुल कोर्ट आपकी बात सुनने के लिए बाध्य है, ठीक है। देखिए तो इसका ऑप्शन होगा ये अनुच्छेद। मैं आपको इसमें पूरा डिस्कस करवा दूँ, ये मतलब यहाँ से लेकर पूरा, ठीक है। देखिए सबसे पहला है आपका इसमें बलात् श्रम, ठीक है, याद रखिएगा। बाल आश्रम और बलात् श्रम दोनों में अंतर्गत है। कभी कभी लिखता है, क्या लिखता है? बलात् श्रम। बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती, बंधुआ मजदूर, ठीक है। और इसमें आपको वो शरीर के अंगों को आप ये नहीं कर सकते हैं, स्मगलिंग नहीं कर सकते, ये सब आपका 23 के अंतर्गत आता है, बलात् श्रम। और इसके बाद याद रखिएगा बाल श्रम, ठीक है, क्या होगा? बाल श्रम, ठीक है, ये आपका आएगा बाल श्रम। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फिल्म में या सीरियल में बच्चे काम करते हैं उनको बाल श्रम के अंतर्गत नहीं रखा गया है, उसको कलाकारी के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए वो बाल श्रम नहीं होगा, ठीक है। देखिए 14 से 18 को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, 14 से 18 को कहते हैं समता का अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। इसको क्या कहते हैं? समता का अधिकार, ठीक है। सभी लोग समान हैं, ठीक है, सरकार को सभी लोग को समान दृष्टि से देखना है और सभी को समान चीज़ों को उपलब्ध करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है 19 से 22, ठीक है, देखिए यहाँ पर है 19 से क्या है 22 है। इसको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता, पेन चल नहीं रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया। फिर इसके बाद ये बलात् श्रम बता ही दिए। देखिए ये जो 25 से 30 है इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक होगा 25 से क्या 28 और एक होगा आपका 28 से 30, ठीक है, एक होगा 28 से 30। तो देखिए ये जो 25 से 28 होगा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है,
क्या है कि मेरा मन, मैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हूँ। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है धार्मिक। और ये जो आपका है 28 से 30, इसमें है कि मैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिलता है कि मैं किस संस्कृति के शिक्षण प्राप्त करूं, या फिर उसमें आपका जैसे ये आपका होता है ना कि मुस्लिम धर्म के लिए अलग से अपना प्रतिष्ठान नहीं, मतलब संस्थान खोल देते हैं लोग। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक इसके अंतर्गत क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आएगा। ठीक है, और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, शैक्षणिक अधिकार, मैं कुछ भी यहाँ पर पढ़ने के लिए स्वतंत्र हूँ और कुछ भी जानने के लिए स्वतंत्र हूँ। ठीक है, और ये आपका मौलिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं हम, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है, अंतिम प्रश्न है कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो मैंने एक रील्स डाला था इस पर। ठीक है ना, इसी को लिख कर, ठीक है, तो आप को अगर वो रील्स याद है तो आप ज़रूर इसको आप टिक कर पाइएगा। ठीक है, देखिए शुरुआत में जब सरकार जब बनी थी, ठीक है, मतलब जब पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन आयोग हुआ था, तो उसमें 14 और 16 संघीय क्षेत्र थे, 14 राज्य और 16 संघीय क्षेत्र। ठीक है, फिर बाद में बढ़ता गया, टूटते गया अलग अलग आधार पर। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग समझें। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है, अभी बहुत सारे एग्जाम में आएंगे, हो सकता है कि 13 तारीख का बीपीएससी का एग्जाम है उसमें आ जाए। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि को समझे तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना होता है वो होता है 1953 में। ठीक है, 1953 में, लेकिन ये रिपोर्ट जो सौंपता है ना, रिपोर्ट, ठीक है, ये जो रिपोर्ट सौंपता है वो 1955 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली, नाम सुने होंगे आप लोग, कौन होते हैं, फजल अली होते हैं, फजल अली। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली, और इस नियम को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फजल अली में एक 2 सदस्य, ये तो अध्यक्ष थे और इनके साथ सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन से सदस्य थे, तो एक नाम था उनका के.एम. पन्नीकर। ठीक है, क्या नाम था, के.एम. पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर, और दूसरा नाम था एच.एन. कुंजरू, एच.एन. कुंजरू नाम था उनका, एच.एन. कुंजरू। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया था इस बार के जो बीपीएससी के टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ दिया था कौन से इनमें से कौन से सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं पूछा था, सदस्य। तो बहुत लोग मार दिया था, क्या फजल अली मार कर चले आए थे, लेकिन उसका आंसर हो गया था उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका याद करने का हम थोड़ा आपको तरीका बता दें, ट्रिक बता दें कैसे आपको याद रहेगा। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ मैं एक पेज ले लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, याद रखिएगा आप कि फजल ने पन्नी कुंजी से राज खोला। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं खोला। ठीक है, देखिए यहाँ से फजल अली तो हो ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कौन हो जाएगा, फजल अली। ठीक है, पन्नी से पन्नीकर, कौन, के.एम. पन्नीकर। ठीक है, कौन हो जाएगा, पन्नीकर, पन्नी, और कुंजी से कुंजरू, यानी कि एच.एन. कुंजरू, कौन हो जाएंगे, कुंजरू, एच.एन. कुंजरू। तो आपको ऐसे अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर, 3 गो नाम याद करने में क्या है। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को वहीं पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक मैं देखता हूँ बोर्ड को सेट करवा कर, ठीक है। और सामने से थ्योरी का क्लास लेकर आऊँगा। ये तो क्वेश्चन का क्लास ऐसे ही चलते रहेगा दोस्तों, ठीक है, और थ्योरी क्लास बोर्ड पर चलेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय।